साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है 18 मई 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। तो साथियों, इस प्रश्न का मैं आपको सही आंसर बता देता हूं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं वो है अमित खरे, जो कि 18 मई 2018 से लगातार इस पद पे विराजमान हैं। साथियों, मैं आपको बता देता हूं, अमित जी खरे ने नरेंद्र सिन्हा के स्थान पर यह पद ग्रहण किया है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो साथियों, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है, ये मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो मुख्यालय है। इसके अलावा हम बात करें, हमारे जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री है उनका नाम क्या है? अनुराग ठाकुर, जो कि 2021 से वर्तमान इस पद पे विराजमान है और ये बीजेपी से या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 18 मई 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में अमित जी खरे ने शपथ ग्रहण की। इन्होंने नरेंद्र सिन्हा के स्थान पर यह अपना पद स्थान किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और मंत्री की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत सदस्य अनुराग सिंह ठाकुर इस पद पे विराजमान हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की शाखा है। यह किसकी शाखा है? भारत सरकार की शाखा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार 4 जून 2018 के बाद महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है? तो मैं आपको बता देता हूं कि पहली बार सऊदी अरब ने जून 2018 के अंदर महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी शुरू किया है और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने छात्रों को मुफ्त डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस तकनीक दिग्गज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मैं बता देता हूं साथियों, राजस्थान सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ राजस्थान के जो छात्र हैं या कॉलेज के जो छात्र हैं उनको मुफ्त में डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यह समझौता जारी किया। अर्थात राजस्थान सरकार का समझौता माइक्रोसॉफ्ट के है और इनके साथ में 1 लाख प्रति वर्ष छात्रों को मुफ्त में यह सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, इसरो की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 15 अगस्त 1969 की। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 अगस्त को 1969 ने विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की थी। मैं आपको बता देता हूं, भारत या इसरो के द्वारा पहला जो उपग्रह था वो 19 अगस्त 1975 को जारी किया गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। पहला जो संयुक्त राष्ट्र या सोवियत संघ के मदद से जो इसरो के द्वारा जो पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था उसका नाम था आर्यभट्ट और यह 19 अगस्त 1975 को जारी किया गया था। मैं आपको बता देता हूँ, इसरो का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये कहाँ है? बेंगलोर। और बेंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। जब हम बात करें कि इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? एस सोमनाथ।
एस सोमनाथ इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके द्वारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो कि 19 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो अधिवक्रक ग्रंथि, जिसे सुप्रोरेनल भी कहा जाता है, यह ग्रंथि रक्तचाप को कंट्रोल करती है। रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर, जिसे हम नॉर्मल भाषा के अंदर बीपी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस आईटी फर्म ने बेल्जियम स्थित बिजनेस एडवाइजरी ऑफ डाटा एनालिटिक्स सर्विसेज कंपनी हेड्रा कंसल्टिंग को अधिकृत किया गया है? तो मैं आपको बता दें तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है कॉन्ग्रिजेंट। कॉन्ग्रिजेंट एक आईटी फर्म है जिसने बेल्जियम में स्थित बिजनेस एडवाइजरी और डाटा एनालिटिक्स सर्विस कंपनी के साथ में अभी एक समझौता जारी किया था। अगला हमारा प्रश्न है, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कीज है? तो साथियों, जब हम बात की जाए कंप्यूटर कीबोर्ड की, तो कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर एल्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा कंट्रोल, ये जो की है साथियों, ये है संशोधन। क्या? संशोधक। ये सभी संशोधक की है, तो ये हमारा सही आंसर है। मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि एल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल, इन तीनों का उपयोग कंप्यूटर कीबोर्ड की अन्य कुंजियों के साथ उपयोग किया जाता है, अर्थात समायोजन के साथ उपयोग किया जाता है। जैसे बात की जाए कंट्रोल प्लस की बात की जाए पी की, तो इसका मतलब है प्रिंट। कंट्रोल प्लस वी की बात की जाए तो होता है कॉपी पेस्ट, और कंट्रोल प्लस सी की बात की जाए तो कॉपी। अर्थात कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट है, ये सभी संशोधक की है। ये जो नीचे एक लंबा सा सबसे लंबा बटन होता है स्पेस, उसके आसपास में कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट ये बटन स्थित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, उस डिवाइस या उपकरण का नाम क्या है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो साथियों, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? मोडेम कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न, 1 टीबी या टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, 1 टीबी होता है 1024 जीबी के बराबर, जिसे कहा जाता है गीगाबाइट। बी हमारा सही आंसर। अब हम बात करते हैं 1 जीबी 1 गीगाबाइट की, तो ये बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट की बात की जाए तो ये किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। सही आंसर हो गया हमारा बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किसके साथ आया था? तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम बात की जाए साथियों सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की, तो यह ट्रांजिस्टर से निर्माण या इसका निर्माण ट्रांजिस्टर से किया गया था। अब इसके अलावा हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, इसकी जो स्थापना हुई थी यह 1950 और 1960 के दशक की बात की जाए तो 5 अक्टूबर 1959 को इसे लॉन्च किया गया था। 5 अक्टूबर 1959 को
दूसरे जनरेशन या दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जिसे ट्रांजिस्टर के द्वारा निर्माण किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था। और इसे दशक की बात की जाए तो 1950 से 1960 के दशक में। अगला हमारा प्रश्न है, भीम ऐप की लेन देन की दैनिक सीमा क्या है? तो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, भीम ऐप भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका लॉन्चिंग जो समय था वो क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। 30 दिसंबर 2016 को इस ऐप को लॉन्च किया गया था। जब हम बात की जाए शुरुआती, तो इसकी जो शुरुआती लेन देन की प्रतिदिन वो थी 40,000 रुपये, जिसे 2021 में बढ़ा के क्या कर दी गई है, 1 लाख, अर्थात एक व्यक्ति प्रतिदिन अपनी 1 लाख रुपए की लेन देन राशि भीम ऐप के द्वारा कर सकता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ साथियों, जब हम बात की जाए कि भीम ऐप में हमने आज ही लॉगिन किया है, अपना नया अकाउंट बनाया है, तो हम 24 घंटे तक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 24 घंटे तक सिर्फ 5,000 रुपये ही का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये भी याद रखना, भीम ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था, जिसकी प्रतिदिन की वर्तमान सीमा पूछी जाए तो 1 लाख रुपए प्रतिदिन है। शुरुआती पूछी जाए तो 40,000 रुपये थी। अगला हमारा प्रश्न है, ECS का विस्तार रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विस, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा। साथियों, यह एक बैंक के द्वारा या किसी शाखा के द्वारा बैंक में इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से लेन देन की प्रक्रिया को इंगित करता है, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विस या इलेक्ट्रॉनिक्स समाशोधन सेवा। अगला हमारा प्रश्न है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसे IPPB कहा जाता है, इसका मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, बात की जाए IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब हम बात करें साथियों कि यह बैंक डाक विभाग तथा संचार मंत्रालय दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है, जिसे संचालित कौन करते हैं? भारत सरकार संचालित करता है। भारत सरकार के द्वारा यह संचालित होता है। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो यह स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, जिसमें संचालन करने वाले विभाग की बात की जाए तो डाक विभाग और संचार मंत्रालय के द्वारा यह कार्यरत किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना है? तो साथियों, बात की जाए तो केरल राज्य भारत का पहला डिजिटल राज्य बना है। मैं आपको बता देता हूं कि केरल राज्य के अंदर राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो परियोजना थी, उसके तहत सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ने वाला देश का पहला डिजिटल राज्य केरल बन चुका है। तो साथियों, भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल बना है, तो इसकी ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है, टेक महिंद्रा के CEO कौन है? तो साथियों, टेक महिंद्रा के वर्तमान जो CEO है उनका नाम है मोहित, क्या नाम? मोहित जोशी है, जो कि टेक महिंद्रा के वर्तमान CEO है। इनमें से किसी भी ऑप्शन में मिलान नहीं कर रहा। साथियों, इन्होंने किसकी जगह पे ये अपना कार्यभार ग्रहण किया? तो CP गुरनानी की जगह इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। टेक महिंद्रा के वर्तमान CEO मोहित जोशी है। अगला हमारा प्रश्न है, PHS का विस्तार रूप क्या है? तो साथियों,
पब्लिक हेल्थ सर्विस, पब्लिक का स्वास्थ्य से संबंधित है सर्विस करना, या पब्लिक हेल्थ सर्विस इसका पूरा नाम है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान मैं आपको बता देता हूँ, यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब हम बात करें साथियों तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना सन 1952 के अंदर लखनऊ में की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध है साथियों मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से है। मछली उत्पादन का जनक या मत्स्य उत्पादन या नीली क्रांति के जनक की बात की जाए तो इनका जनक कौन है साथियों? हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी को मछली उत्पादन या नीली क्रांति के जनक माना जाता है। साथियों हम बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो नीली क्रांति को सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल क्या था? 1985 से 1990 का जो कार्यकाल था उसके अंदर हीरालाल जो चौधरी है ये एक वैज्ञानिक थे मछली उत्पादन से, अर्थात भारतीय बंगाली महापुरुष जिन्हें कहा जाता है, ये एक डॉक्टर थे जो मछली के, उन्हें ही क्या कहा जाता है? मछली उत्पादन के जनक या नीली क्रांति के जनक कहा जाता है। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से है। अगला हमारा प्रश्न है, मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या कहा जाता है? मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को। जब हम बात की जाए साथियों ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। एंटोमोलॉजी जो कि कीटों का अध्ययन है। सोइल जिसे कहा जाता है जो कि मृदा विज्ञान से संबंधित है। और पेडोलॉजी जो कि मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ कहा जाता है वो कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान में पहले जो जिलों की संख्या थी, जब क्वेश्चन पूछा गया था ये 2022 के अंदर, तो जब संख्या थी कितनी? 33, जिसे बढ़ाकर क्या किया गया? 50, और वर्तमान में फिर इसमें दो जोड़ दिए गए, कितने हो गए? 52। वर्तमान में टोटल कितने राज्य हैं? राजस्थान में जिले हैं 52 हैं। पहले 33 से फिर 17 बढ़ाए, फिर उसके बाद 2 और बढ़ा दिए गए, टोटल हो गए 52 जिले। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। बात की जाए संभाग की, तो पहले संभाग थे 7, कितने? 7। अब कितने हो गए संभाग? 10 संभाग हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, हीरालाल शास्त्री थे वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 7 अप्रैल 1949 को प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो शहर है वो है जयपुर शहर, जिसके अंदर जो बात की जाए तो राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। सबसे बड़ा शहर की बात की जाए तो जयपुर शहर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 5 है, जो कि जब हम बात की जाए पूरी पृथ्वी मतलब राजस्थान की जो क्षेत्रफल में, तो 1.5 342
239 जो क्षेत्रफल है इसमें से 1.5% पर राजस्थान में उद्यान फैले हुए हैं। कितने उद्यान? 5 उद्यान फैले हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न कौन सा है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोएडा। कौन सा? रोएडा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे सन 1983 के अंदर राज्य पुष्प का दर्जा प्रदान किया गया था। जब हम बात की जाए साथियों तो इसे राजस्थान की मरुशोभा या राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। और इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो टेकोमेला एंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोएडा है, जिसे 1983 के अंदर राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। इसे राजस्थान की मरुशोभा और सागवान या राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। तो साथियों आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व किया है, जो कि आने वाले भर्ती प्रतियोगिता में पूछे जाने की संभावना 99.99% रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।